देख कोशिश करना। नहीं ऐसा सुदीप्ति का वो वीडियो भेजा था आपने, वो पूरा काम कर रहा है। सुदीप्ति ने इसको सबसे पहले देखा 2 मिनट 2 आगे निकल गए, थोड़ी नींद वो तो आ जाती है अपने आप। बरज़क आके क्या चेयर लाओगे? नहीं ठीक, आराम से बैठो। आराम से बिल्कुल। गाड़ी इधर आ जाओ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चेयर और बड़ी ये और आराम से सुनो इतने सारे नहीं ठीक है ठीक है। हम तो श्रोतागण हैं, आप तो बोलने वाले हो, अरे, आराम से सारा लगा के बैठो ना। ये सबसे पहले इन्होंने देखा, अच्छा अरे वाह। इसलिए इनको बुलाया गया। आप अब ऐसा सुनिए। अच्छा सबसे पहले ये पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत गजब की फैन है, मुझे बहुत सारे ड्रामे बताते बहुत रहते हैं। अच्छे होते हैं, कुछ कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, बाप रे। बहुत सारे हैं जो फेवरेट है, वो तो हमको अलग रखते हैं। तो नहीं एक मैंने नाम नहीं याद आ रहा था, मैंने भी देखा था, फिर वो लग जाती है धुन अपने को, कभी ये देखना है कभी ये देखना है। और अब पता है ना कि इन एक्टर्स का काम अच्छा है, तो उनका कोई सीरियल आता है तो फिर देखते हैं। और दूसरा ये कुछ एपिसोड में खत्म कर देते हैं, ऐसे लंबे अपने आप की तरह चलता नहीं है। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग बनी रहती है, उसको नहीं अच्छे होते हैं पाकिस्तान। इस ड्रामे का नाम है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बरज़क। बरज़क के 2 अर्थ होते हैं, एक तो रुकावट ऑब्स्टिकल की तरह, और एक बरज़क को कहा जाता है कि मौत और वापस रिसरेक्शन पुनर्गठित होने वाली कोई क्रिया के बीच में का जो समय है उसको भी बरज़क कहा जाता है, बरज़क के रूप में। तो ये जो पूरा एक ड्रामा है, असीम अब्बासी ने इसको लिखा है और निर्देशित किया है। ये मुझे लगता है जो मैंने जो महसूस किया है, 3 इसके स्तंभ में जिस पर वो टिका हुआ है, ये रियलाइजेशन, गिल्ट और रिडम्पशन। सबसे महत्वपूर्ण रिडम्पशन है इसके में, आप नोटिस करना रिडम्पशन की जो भावना है आपने। हेलो हाँ जी हाँ जरूर। क्या बात में आ बैठे ना, मैं चली जाती हूँ। कोई है? अरे वो अरे अभी शुरू किया नहीं, अभी होने वाला है। ठीक है, शुरू करें। इसमें रिडेम्पशन के लिए रियलाइजेशन, गिल्ट और रिडम्पशन, रिडेम्पशन 3 स्तंभ है जिस पर ये टिकी हुई है। पूरा अच्छा था। अच्छा। और कहानी जो जैसे लेखक ने कहा है कि एक लैंड ऑफ नोवेयर, मैं आपको बताता हूँ। एक गांव है, पहाड़ियों से ढका हुआ एक गांव है जिसको नाम दिया है लैंड ऑफ नोवेयर। तो लैंड ऑफ नोवेयर में ऐसी घटना हो रही है कुछ किरदारों के साथ, जिसको आप विश्वास करें या ना करें वो आपके ऊपर है। कहानी इतनी सी है कि मेहताब नाम की एक युवती है उस गांव में, जो ये जफू नाम के एक युवक से प्रेम करती है, लेकिन वो कमाने खाने के सिलसिले में शहर जाता है। वो कहती है उससे कि हमारी रूहें हमारी ज़मीन से इस तरह से जुड़ी हुई है कि हमारी मुक्ति यहीं है, क्यों कहीं भटक रहे हो, क्यों कहीं जा रहे हो। इसी अवधारणा पर ये पूरा नाटक बरज़क टिका हुआ। जो मैंने बात कही कि भाई मौत और पुनर्गठित को घटना के बीच की जो घड़ी है उसको बरज़क कहा गया। तो वही है कि वो दरख्त के नीचे, दरख्त हरा भरा है, उसके नीचे वो कह रही है कि भाई हमारी जो रूहें होती है, हमारे जो जिस्म होते हैं, इस मिट्टी से इतने जुड़े हुए हैं कि उसको अलग करना हमारे लिए इस जन्म में मुमकिन ही नहीं, और घूम के हर चीज़ यहीं आएगी, ये बात कहती है। लेकिन वो सुनता नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है, और शहर जाकर वो वापस लौटता है, पता चलता है कि मेहताब इस दुनिया में नहीं है।
और मेहताब इस दुनिया में नहीं है, उसकी खोज में ही ये पूरा ड्रामा आगे पीछे चलता है। कभी वो माजी में जाता है यानी कि पास्ट में जाता है, कभी आज के समय में और कभी फ्यूचर की कोई बात करता है। 6 एपिसोड ये इस गुत्थी को सुलझाने में ही है कि मेहताब का खून किसने किया, क्यों किया और किस मकसद से किया, या मेहताब को क्यों मार दिया। तो वो वापस गांव लौटता है, वो देखता है कि मेरा प्यार मेहताब इस दुनिया में नहीं है, और उसको जैसे ही पता चलता है कि मेरा प्यार इस दुनिया में नहीं है, वो धीरे धीरे बीमार होने लगता है एक अवस्था के बाद। और इस दरमियान वो 2 शादियां कर चुका है और दोनों शादियों से उसके 2 लड़के हैं। पहला लड़का है सैफुल्ला, दूसरा है शहरियार या शहरी। 2 लड़के हैं उसके, और अलग अलग पैसे कमाता गया और क्रूर भी बनता है उत्तरोत्तर वो। और क्रूर इस हद तक बनता गया कि ना पहली पत्नी के साथ वफादार रह पाया, ना दूसरी पत्नी के साथ वफादार रह पाया। और जब वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ होता तो कहीं ना कहीं मेहताब को याद करता, मेहताब का अक्स कहीं ना कहीं खोजता, कभी उनकी बातों में, कभी कुछ भी कर रहा होता। धीरे धीरे ये करते करते वो डिमेंशिया का शिकार हो गया एक अवस्था के बाद, 60 पार का जैसे नजदीक पहुंचा। और आज के टाइम में जब कहानी जहाँ से शुरू हो रहा है ये ड्रामा, वहाँ पर ये है कि वो उसने घोषणा की है कि मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ और अपने दोनों बेटों को इस मेहताब महल, जो गांव में पहाड़ी पर स्थित एक गांव में एक छोटा सा महल बना हुआ है, उस महल में लोग भी रह सकते हैं और उसका वो खुद भी वहीं रहता है। तो उसने घोषणा की है कि मेरे मरने से पहले मैं तीसरा विवाह शादी करना चाहता हूँ, दोनों बच्चों यहाँ आ जाए। तो अब वो शादी किससे करना चाहता है ये उनको पता नहीं होता। और यहाँ आते हैं, जैसे ही पता चलता है कि वापस जो आज से 30 साल 35 साल पहले जो कुछ कड़ी उसने छोड़ दी थी, उस कड़ी को वापस खोजने के लिए वो वापस शादी करना चाहता है। किससे? वो कब्र में सोई मेहताब से शादी करना चाहता है। मतलब ये रिसरेक्शन की जो बात है कि रिवाइवल, उसको वापस रिवाइव करना चाहता है। जैसे क्राइस्ट आता है हमारे यहाँ, ईस्टर मनाया जाता है, उसी तरह से उसको रिसरेक्शन, रिवाइव करना चाहता है। हाँ, पुनर्जीवित करना चाहता है अपनी स्मृति में, लोगों की स्मृतियों में। तो इस तरह से वो कहता है कि जो काल्पनिक किरदार है मेहताब, उससे ही मेरा विवाह। और उसकी एक केयर टेकर के रूप में एक लड़की काम करती है, शहरजाद काम करती है। वो उसका 24 घंटे ख्याल रखती है आज के समय में। बाकी तो अब आधा पोर्शन तो होटल है और वो उसकी केयर टेकर बनी हुई है। और उसका और जफू का क्या संबंध है उनके पिता का, वो धीरे धीरे जैसे ड्रामा देखते हैं हमको पता चलता है कि वो गर्भवती थी एक समय मेहताब, और गांव वालों ने लोक लाज की परवाह करते हुए कि भाई हमारे गांव में धब्बा लग जाएगा और वो आदमी पे वापस आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। और छोटा सा गांव है, कस्बा है, कबीला है, इतने कम लोग रहते हैं यहाँ पर। ये एक हमारी बच्चियों की शादी नहीं होगी, और इस वो डर से कि हमारा गांव को धब्बा नहीं लग जाए, हमारी आन बान शान को दाग नहीं लग जाए, उसको मार देते हैं। फिर बाद में ये बात निकल के आती है कल्पना में कि वो जो बेटी जो उसके केयर टेकर के रूप में है, वो जो उसकी कोख में बच्ची थी वो वही शहरजाद है, वो उसकी रक्षा कर रही है। और वो जब जब मेहताब को याद करता है, अपनी बेटी से खुलकर बात करता है इस दुनिया में, और किसी से खुलकर बात नहीं करता। उसको एक तरह की गर्मास, वार्मथ कह दीजिए, या एक तरह का ऐसा महसूस होता है जिस व्यक्ति के पास अपना सारा दुख सुख आप बयां कर सकते हैं, उससे साझा कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे ये ड्रामा आगे चल रहा है तो हर चैप्टर में हमको हर किरदार की एक यात्रा बताई जाती है। पिता की, पहले बच्चे की, दूसरे वाले लड़के की, फिर उसकी बेटी की, और अंत उसके बाद वाले एपिसोड में जो उसके भाई है जफर की भी यात्रा बताई जाती है। कैसे जफू में और जफर में अनबन हो गई और आज के समय में वो गांव का लंबरदार बना हुआ है। लंबरदार और लोगों को भड़काता रहता है। लोगों को क्यों भड़काता रहता है, जो कहानी वहाँ से शुरू होती है। और यही जो कहानी की मूल संवेदना आत्मा है कि
जिस दरख्त के नीचे मेहताब और जफू मिले थे वहां पर ही उसने होटल बना दिया और वहां पर होटल बनाया उस जगह पर। जिस जिस दिन उसने मारा था मेहताब को, फिर एक ग्रेट डिजास्टर का मतलब जो हमको कहा जाता है कि वो काल का समय होता है, जब ये चंद्र ग्रहण के बाद एक तरह का ग्रहण के बाद चंद्रमा जब लाल हो जाता है, ना दिन होता है ना रात होता है, उस समय एक रूह बदला लेती है और 12 व्यक्ति जिसने उसका जघन्य अपराध किया उसको मारा, उससे अटैक से हाँ, तो उनकी रूह उस दरख्त के पास कैद है। तो उसने उस रूह को ही कैद कर लिया है एक कांच का छोटा सा कमरा बना के, दरख्त के पास वो रूहें कैद है। तो यहाँ पर लंबरदार इस कहानी में भड़काता रहता है कि भाई हमारे पूर्वजों को मेरे भाई ने कैद कर लिया है, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है और हमारे पूर्वजों को मुक्ति दिलाना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। जो उसका छोटा भाई और बड़े भाई में 36 का आंकड़ा है, लंबरदार है। लंबरदार जो गांव का मुखिया है वो लोगों को भड़काता रहता है समय समय पर, और उसकी सोच और उसकी पत्नी जेनेबा नाम, हाँ, बिल्कुल अलग विपरीत सोच है। और यहाँ पर इस ड्रामा में साथ साथ में बहुत सारी ऐसी युवतियाँ जिनको गांव वाले सोच रहे थे कि अच्छे चाल चलन या चरित्र की नहीं है या किसी के साथ प्रेम में है, वो सब धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो ये गायब होने वाले को लॉस्ट डॉटर्स कहा जाता है। हाँ, दुख तराने पोशीदा, यही नाम है ना उसमें, हाँ, दुख तराने पोशीदा एक नाम दिया है। एक दुख तराने मिल्लत होता है पर्दा को, हाँ, दुख तराने पोशीदा आ गया। हाँ। तो ये 2 तल पर ड्रामा एक साथ चल रहा है कि भाई हमारे पूर्वजों की कब्र के ऊपर वो होटल बना हुआ है, होटल का वो भाग बना हुआ है जिससे हमको उसको मुक्त करवाना है। और यहाँ पर जो जैफर है वो चाहता है कि मेहताब से शादी हो जाए मेरी। मेहताब से शादी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, इस पर पूरा 6 एपिसोड तक ड्रामा चलता रहता है। और साथ में 2 बेटों का अपनी माँ के साथ क्या संबंध रहा और छोटे वाले का पत्नी के क्या संबंध रहा, उसकी यात्रा भी साथ साथ चलती रहती है। फिर हमको ये पूरा ड्रामा देखने के बाद समझ में आता है कि हर किसी के जीवन में एक ऐसा गहरा दुख है, वो गहरा दुख उसकी वजह से है अपने नज़दीकी करीबी व्यक्ति को खोने के बाद वो इतने गिल्ट में है कि उससे उभर नहीं पा रहा। मतलब पहला वाला जो बेटा था सैफुल, पिता ने कभी उसको प्यार नहीं दिया, इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया, कभी पिता का प्यार मिला नहीं, वापस आया तो बीमार माँ की तीवारदारी की, पैसा उसको भेजता रहता था। लेकिन एक दिन इतना वो तंग आ गया कि उसकी माँ को उसने तकिया उसके ऊपर रख दिया और उसको मार दिया। तो उसको जीवन में ये गिल्ट है कि उसके हाथों में बार बार पसीना आता रहता है कि मैंने अपनी माँ को क्यों मारा। मतलब वो जो ये हम डेथ और पुनर्जन्म की बात कह रहे हैं ना, तो हर एक किरदार की अपनी जो बरज़ख की यात्रा है, उस दरख्त के आसपास की यात्रा है, वो चल रही है इस नाटक के अंदर हर किरदार की। छोटा बेटा है, छोटा बेटे की शादी हुई थी लीना से, और लीना ने जैसे ही एक बच्चे को जन्म दिया अपने आप को बाथ टब में रखा और सुसाइड कर दिया। और बाद में आगे जाके ड्रामा में हम देखते हैं तो पता चलता है कि लीना कहती है, संवाद करती है उससे, शैरी से, कि बच्चा था तुम थे लेकिन मेरा अपना जीवन नहीं था। उसके अपने जीवन में वाइडनेस जो खालीपन था वो उसको कहीं ना कहीं इस हद तक खा रहा था, अंदर से निगल रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया। तो अब ये जैसे ही भेद होटल में उसका बेटा भी आया, यानी कि पोता भी आया है हैरिस, उसको पता चलता है, उसके पापा कहते हैं कि एक्सीडेंट से माँ मर गई, बाथरूम में गिर गई थी। उसका भी गिल्ट पैदा हो जाता है यहाँ आने के बाद कि मेरे पापा ने मुझसे क्यों झूठ बोला, छोटे बच्चे तक का। तो ये सब अंत में उस रोशनी की यात्रा में निकलते हैं जहाँ पर वो
मुक्ति की यात्रा है, जहाँ पर वो सारी बच्चियां, महिलाएं एक रूह बनकर, एक परी बनकर पहाड़ पे, ऊंचे पहाड़ पर घूम रही है और उनकी मुक्ति नहीं हुई है। और उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो जो गांव वाले हैं वो भी परेशान है, और ये जो परिवार है जैफू वाला, वो भी सब परेशान है। तो उन महिलाओं की मुक्ति होगी तो इनकी भी मुक्ति होगी। इस मुक्ति की अवधारणा में जो बरज़ख मतलब डेथ और रिसरेक्शन, तो ये दो तल पर कहानी घूम रही है, ऊपर आकाश में और नीचे जमीन में। ये इसका मोटे तौर पर सार जो मेरे समझ में है। आपने तो बहुत अच्छा सा बताया, मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है, अगर देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर चीजें समझ में आ जाए तो। हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ, और इसका जो हमारे रिलीजन एस्पेक्ट से इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा जैसे रीबर्थ, यहाँ रीबर्थ मतलब वो हमारे इस्लाम में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है रिलीजन में, लेकिन यहाँ जो रीबर्थ कह रहे हैं ना, वो जो अपने गिल्ट में है उससे बाहर आए, उस चीज को रीबर्थ कह रहे हैं। बरज़ख अरबी वर्ड है, उर्दू वर्ड ना, ये एक अरबी वर्ड है। कुरान में हमारे 3 बार इसका जिक्र हुआ अलग अलग चैप्टर में। एक जगह पे इसका हुआ है, वो जब हमारी बॉडी में से रूह बाहर आती है तो वो कयामत तक एक प्लेस पे रहती है। बरज़ख वो प्लेस है जहाँ पे उन्होंने जिस तरह का काम किया, अच्छा काम किया तो उनके साथ अच्छा होगा वहाँ बरज़ख में, बुरा काम किया तो उनका उस तरीके से। तो वो रीबर्थ जो है वो एग्जैक्टली उस प्लेस को लेके, ना कि यहाँ पुनर्जन्म। और हमारा जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं सब, वो कह रहे हैं यहाँ पुनर्जन्म दिखा रहे हैं, वो उस चीज कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए। क्रिटिसिज्म वैसे भी हो रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामास में इतना एक्सपोजर नहीं है जितना इसमें एक्सपोजर, इसमें और इसमें जो है कोई भी रिलीजियन एस्पेक्ट से कोई नाम भी नहीं लिया गया कि इस्लाम धर्म की कोई बात बता रहे हैं या क्रिश्चियनिटी को दिखा रहे हैं। जैसे एक सीन जो स्टार्ट होता है जफर और मेहताब का, वो उस पेड़ के नीचे और वो फ्रूट से जो होता है वो उसके पीठ पर जो वो फ्रूट रगड़ती है, और तो ये सब जने उनको कर दिया कि एडम और ईव से इसको जोड़ दिया और ये सारा, पर ऐसा कुछ है नहीं। वो लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इस चीज को लेके कर रहे हैं। फिर एलजीबीटी तो हर रिलीजन में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, चाहे मुस्लिम धर्म में कहो चाहे हिंदू धर्म, क्योंकि उस एलजीबीटी होगी तो सोसाइटी या वर्ल्ड आगे कैसे बढ़ेगा। अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो कहीं पे एक्सेप्टेशन किसी में नहीं है, तो उस चीज को लेके भी वो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कुछ जैसे ये बुक जो इसमें बार बार एक बुक का जिक्र हो रहा है, उसपे एक सिंबल है वो स्टार का करके, ये लोग उसको इजराइल से जोड़ दिया, क्योंकि अभी इजराइल का इतना ज्यादा जुइस और उनको लेके हमेशा से अगेंस्ट में बनाया हुआ है बरज़ख में, वो जो एक उस बुक के ऊपर वो सिंबल है। तो ये सारा क्रिटिसाइज इस चीज को लेके हो ज्यादा, क्योंकि इसमें मॉडर्निटी जो चीज दिखा दी है वो एक्सेप्टेबल नहीं। पाकिस्तान के ड्रामा में एक प्रॉपर एक ही सीक्वेंस में वो प्यार मोहब्बत, वो वापस उनको धोखा मिल रहा है, वो उससे मैरिज हो रही है, वापस इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे अभी तक, और ये एकदम से अलग कॉन्सेप्ट आया। तो इनका एक तो यही है कि बरज़ख का मेन कयामत तक वो रूह वहां पे रहेगी, और उसके बाद जो उनका डिसीजन है तब जन्नत या हेवन या हेल में तब जाएंगे। दूसरा एक यही है कि एक जो आपने बताया मीनिंग रुकावट, कुरान में एक जगह इसका ये रुकावट का है कि जो 2 दरिया बहती है उनके बीच में एक रुकावट डाली हुई है, वो दोनों दरिया जो उनको मिलाते नहीं है। और एक जगह और है कि 2 झील पानी की बात कर रहे हैं, एक समुद्र की, एक मीठा पानी है बहुत और एक खारा पानी है, लेकिन बरज़ख की वजह से उन दोनों को मिल नहीं पा रहा। तो ये जो हमारी होली बुक है उसमें 3 जगह इस कॉन्सेप्ट में जिक्र है, लेकिन इस सीरियल में जो हुआ ये वही रूह जो रहती है, परियां जो चमन में बताया, बरज़ख वो एक प्लेस है। सीरियल जहां से स्टार्ट हो रहा है ये सीरीज, वहीं पर इसकी एंडिंग हो रही है। तो मतलब कई जने कह रहे हैं कि कैसे ये वो माउंटेन से उनकी बेटी आती है, वो एक सांप वाला भी था ना, सरपेंट वाला, वो सारा इसीलिए क्योंकि है ना ये सरपेंट वाली बाइबल में ये सारी थ्योरी दी गई, क्योंकि जॉन पैराडाइज जो मिल्टन ने लिखी है उसमें भी पूरा यही कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने सरपेंट वाला, कि कैसे सरपेंट आके वो एडम वो ईव को उकसा देता है कि वो फ्रूट खा लो, फॉरबिडन फ्रूट, किस तरह, इसलिए वो सरपेंट वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। वो स्किन उसकी चेंज होती रहती है, क्योंकि इसमें पूरे ग्रे शेड्स दिखाया मैं, जिस तरह से इफेक्ट होता है उसके, वो आका के साथ इफेक्ट होता है तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट नजर आता है। तो ये क्रिटिसाइज तो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ रीबर्थ को भी उन्होंने पूरा गलत कॉन्सेप्ट ले लिया। रीबर्थ यहाँ पे जैसे सैफुल्ला उसने अपनी मदर को मारा, लेकिन उसने ये क्योंकि वो थे ट्रॉमा में, वो सफर कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो मेन आ रहा है लॉन्गिंगनेस, डिजायर, सफरिंग,
और एक ट्रॉमा है, फैमिली इमोशंस भी दिखाए हैं। लव तो है ही है, वो अपने मेहताब को लिए वो जो थे, मेहताब का भी जो है उसको बॉडी के साथ, जैसे जब्बार जो इनके भाई है जफर के, वो हर वक्त क्यों रिपेंट में है या इस एक रिग्रेट में रहते हैं और क्यों चाहते हैं कि सब वहां पहाड़ पे नहीं पहुंचे। वो चाहते भी नहीं है कि उसका भाई वहां पहुंचे। वो जब लूनर एक्लिप्स हो जाएगा, जब मून एकदम रेड हो जाए, वो नहीं पहुंचे क्योंकि उसको पता है, उसने अपनी आंखों से देखा था जब वो मेहताब की बॉडी होती है, वो परियां जो है चमन से आके पूरी बॉडी के साथ ही उसको लेके चली जाती है। सिर्फ ये नहीं होता है कि रूह को लेके जा रही है, और वो आंखों से देख रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं उसको ये मन में मेरा भेद खुल जाएगा। सैफुल्लाह का भी यही है, जब शुरू में वो अपने फादर को देखता है नहाते हुए और उस सीन में, तो वहां पे एक कबूतर दिखाता है, वो देखता है, वो उस कबूतर को मार देता है। वो चाहता है मेरी आइडेंटिटी जो है वो छुपाता है, वो घबराता है मेरी आइडेंटिटी सामने नहीं आई। उसकी मदर को भी उसकी आइडेंटिटी पता होती है, और उनका वो ट्रॉमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता घेर को, और वो मदर को मार देता है। और यहाँ पे जो सारी रूह दिखाती है, वो सिर्फ दिखती किसको, एक ही पर्सन को दिखती है, उनको, जफर जो है मीर जेफू, जो वो एज में दिखा रहे आका, जो बेटी आका बोलती है उनको, वो सबके कंधों पे एक पत्थर है। क्यों? क्योंकि वो बर्डन है जो उन्होंने गलत चीज की। मेहताब को भी ऐसी कंडीशन में मारा जब वो प्रेग्नेंट थी और उसको मार देते वो 12 लोग, वो 12 आत्माओं के ऊपर भी। इवन सैफुल्लाह की माँ, सारियार की मदर और उसकी वाइफ, सबके कंधों पे वो एक पत्थर दिखाता है रूह के, कि वो बोझ है। वो बोझ क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने वो चीज दुनिया में वो गलत चीज कर दी अपने। आज उन्होंने जो एक कोट किया है, लीना जो सरियार की वाइफ है, अपने बेटे को लेके भी, कि जब मेरा बेटा पैदा होता है तो मैं कैसे जीना है मैं भूल गई, कि तुम्हारे पैदा होने पर ही मेरी ये कंडीशन हो गई कि मुझे नहीं पता कैसे रखना, और तुम बड़े हो जब खोज करना इस चीज को और वापस से ये बताना मैं कैसे जी सकूं। तो वो बेटे को भी एक जगह बेटे का भी सीन दिखाई, कोई भी माँ अपने बेटे को इस तरीके से खा वो जो मिल्क दूध पिलाती है उसको जबरदस्ती, बहुत ऐसा सीन होता है कि अपन एक्सेप्ट भी नहीं, माँ ही नहीं होती है, लेकिन वो अपने गिल्ट में, क्योंकि वो जो अनिमेश जी ने बताई वो एक लोनलीनेस और वो शायद उसके कोई ड्रीम्स होंगे, ये अपने को पूरा डिस्क्राइब नहीं किया इसको, लेकिन एक जगह वो अपने माँ से जब सरियार बात करता है कि जिस मैं कभी भी आपके जैसा और अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता, कहीं ना कहीं वो बन वैसा ही रहा था। अपने बेटे को एज से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें वो कह रहा था, इस तरीके से रहो, जहाँ पे बाप बेटा दादा बैठे हुए थे, दादा बोल ही देता है तुमने उम्र से पहले इसको कैसा बना दिया, इसका बचपन छीन रहे हो। वो कहता है मैं आप जैसा पिता नहीं हूँ। ये सारी चीज दिखाता है। और सैफुल्लाह को जब वो अपना फादर जो एक साइकेडेलिक्स एक वो क्रिएट करती है, ये शहजाद, कि सब जने मिल जाए आपस में डिस्कस कर दे, जहाँ पे सैफुल्लाह भी एक जगह अपने भाई को कहता है कि मैं लीना की डेथ हो गई तो मैं आपको फोन किए काफी बार, लेकिन वो बात नहीं कर पाता है क्योंकि वो ट्रॉमा में होता है, उस टाइम उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। लेकिन वहाँ एक कोट करता है वो कि लाइफ में हर किसी को किसी ना किसी की तो जरूरत होती है बात करने के लिए, हम अपने अंदर नहीं रख सकते। तो शहजाद का मेन मोटिव ये होता है कि वो फैमिली को एक कर दे, और वो ही रियलाइज करवाती है कि क्या मेहताब को रियल में ये बंगला, वो एक हार का कहता है मेहताब को शुरू में जब स्टार्ट होता है सीन, वो पत्तों का एक हार बना के और उसको पहनाता है वहां पे, और कहता है एक दिन मैं तुम्हारे लिए वहां घर बनाऊंगा अपना, और मैं सोने का हार लाऊंगा। वो लेके भी आता है, लेकिन जब तक वो नहीं रहती है तो उसकी बेटी ये रियलाइज करवाती है क्या रियल में आपको ये आपकी मेहताब को यही सब चाहिए था क्या? आप याद करो वो क्या चाहती थी, क्यों आपके भाई को छोड़ दिया? क्योंकि उसका भाई था सारी चीज करने वाला जब्बार, गांव वालों को इन्फॉर्म, वो लास्ट अपना जो लेटर लिखती है जफर के नाम पर, वो उसके भाई को देती है जब्बार को, कि तुम, और जब्बार का क्या होता है, मेरा भाई मेरा रहे, मेरे से प्यार करे, क्योंकि वो बाहर विदेश चला जाता है कमाने, और इस चीज का उसको बहुत ज्यादा ही होता है, और वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है मेहताब के साथ भी। तो लास्ट में ये कहता भी है मैं सिर्फ आपका प्यार चाहता था, या क्यों चले जाते हो। तो ये चीज के वो लेटर देती है, और वो सारी चीज क्या करता है गांव वालों को बता देता है, और लास्ट में भी वो छुपी हुई होती है, किसी को नहीं मिलती है वो, लेकिन वो देख लेता है इस पत्थर के नीचे वो छुप के बैठे, वो सब गांव वालों को बुला के। तो वो जितने 12 लोग थे मारने में, वो एक ही रात में अटैक के साथ डेथ होते, वो लाल चांद की रात होती है, लूनर एक्लिप्स जो हो जाता है। हाँ, इस तरह से
और वो उसको छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि उसके भाई के साथ क्या रिश्ता है उसका। लास्ट में वो दोनों भाई जब बात करते हैं, अपना सारा क्लियर करते हैं, कहीं ना कहीं जो होते हैं वो जो कैद रखते हैं 12 आत्माओं को, वो इसलिए कि वो मेरी मेहताब को मारा है, बदला लेने के लिए, मैं गांव वालों को नहीं दूंगा। और जो इससे उल्टा जो है जब्बार जो है वो गांव वालों को भड़काते हैं, नहीं अपने पूर्वजों की आत्मा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनका मेन मोटिव ये होता है मेरा सच सामने आ जाएगा। और लास्ट में जब पहुंच जाते हैं आका ऊपर पहाड़ पे, मेहताब वहां पे, मेहताब की रूह आके उनसे नहीं मिलती है। वो चमन की एक जो परियां दिखाई है, इसमें हमें कोई चेहरा नहीं दिखा, एक रेड कपड़ा पहने हुए वो सारी परियां, और कुछ लड़कियां जो वाकई लव मैरिज करती है और गांव वाले उनके अगेंस्ट में, वो परियां जो है वो पहाड़ कहते हैं माउंटेन्स की तरफ बुला लिया गया उनको, वो उधर चली जाती है और लास्ट में कुछ वापस आती है लास्ट सीन में, एपिसोड में। तो यहाँ पे यही चीज है कि जब वो लास्ट में सीन दिखाते हैं, वो पेड़ पे चढ़ी हुई होती है, स्टार्ट में जफर नहीं चढ़ता है, वो उसको कहता है नीचे आ जाओ, और जब उसकी जो आत्मा वापस रूह आती है जफर की, वो उसी जगह से आती है जहां से वो छोड़ के गया, वो लेके आता है वो बैग। लेकिन वो सोने वाला जो होता है, इसमें एक और छोटी बच्ची का भी कैरेक्टर है, 2 छोटे बच्चे, हारिश और एक और बच्ची, पर एक वली के पास रहती है, वो सार को उसमें डाल देती है इनमें, ताकि इनको, लेकिन लास्ट में वो एक कोट करती है, मैं चाहती हूँ कि ये जो 12 आत्माएं हैं ये कभी मुक्ति ना हो, इनके वो रहे बोझ इन्होंने जो किया है। और सीन भी लास्ट में वो उस पे दरख्त पे चढ़ता है और वो दरख्त पूरा सूखा हुआ है, जबकि शुरू में वो दरख्त पत्ते होते हैं उसके, और लास्ट में वो कहती है अब बाहर आ जाएगी, क्योंकि जहां खत्म होता है वहीं पर ये चीज वापस आती है। वो रूह का बताते हैं कि रूह कभी खत्म नहीं होती, और यहाँ हर किसी का अपना अपना, और एक जैसे वो एपिसोड जो 3rd एपिसोड में तीनों बाप बेटे जो एक लेटे हुए, वो सीन भी काफी ऐसा होता है, तीनों अपनी अपनी बात रखते हैं। सरियार भी बताता है कैसे बचपन में आपने मेरे को मारा, मैं केक बाहर रख के आ गया गली के बाहर, और वो जो बाहर रहने वाले जो पुअर लोग थे उन्होंने आके खाया उसका, मारा, पर मैं इस तरह का नहीं बन सकता। ये सारी चीजें मतलब बाप बेटे के इमोशंस भी दिखाए। वो खुलकर बात उसी टाइम हुई जब वो साइकेडेलिक्स में वो डालती है सबको, और कमेंट्स काफी मतलब इंटरेस्टिंग है। यहाँ जो रिलेशंस दिखाया एक पेरेंट्स फादर के साथ, और जब यहाँ पे भी वो साइकेडेलिक्स में भी जब सैफुल्लाह को फादर कहता है मुझे तुम्हारा सच पता है, तब वो एकदम हाथ को बहुत इस तरीके से टाइट पकड़ता है कि भाई क्यों पता है, वो चीज है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन एट दी एंड वो जाते जाते समझ में आता है उसको अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करो, और वहां पे एक सेफ होता है, उससे भी वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। और वो भी ये चीज लास्ट में हमको रियलाइज करवाता है आपको अकेले ही अपनी चीज से निकलना पड़ेगा बाहर। तो यहाँ यही है, रिपेंट, तो पछतावा तो दिखाई है, ये जब तक आप पछतावे से बाहर नहीं आओगे आपका रीबर्थ नहीं हो सकता, आप उसी चीज में भटकते रहोगे, और रिवेंज लेने से कोई फायदा नहीं होता है, एट द एंड नुकसान ही होता है। तो यही चीज इसमें है कि ये सफरिंग, फैमिली इमोशंस और ये सारी चीज दिखा, और कुछ मॉडर्निटी दिखा दी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई। रिलीजन का यहाँ कहीं नाम ही नहीं आया, और वो सरपेंट वाली और वो चीज दिखाई क्योंकि वो आई तो वहां से, उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके बाद माउंटेन से परियों ने उसको भेजा, और लास्ट में वो क्या बोलती है सरिया, पहले अपने वहां से वही कोट बोलती है जो स्टार्ट में ये स्टार्ट होता है, हमारी रूह की दास्तान हमारी धरती की तिलिस्म से जुदा नहीं है, कि हमारी रूह जो है इस दुनिया इस धरती से तो अलग है ही नहीं, इस मिट्टी से अलग ही नहीं, इसी कोट से। और वो लास्ट में उसकी मदर बोलती है कि चलो तुम हमारे साथ, वहां पे कोई दुख दर्द नहीं है उस दुनिया में, और इस दुनिया में रहोगी अगर तो तुम्हारे को सारे दुख बर्दाश्त करने पड़ेंगे, आंसू होंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट करती है इस दुनिया को, और कहती है मेरी जब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी तभी मैं उस सफेद कपड़े में लिपट कर आना चाहती हूँ, ना कि मैं वो खुशियां नहीं चाहिए मुझे, वो जो हैंड है रिग्रेट कर देती है उसको। हाँ, हैंड जो किया है कि वो यहाँ रहना कबूल कर देगी, तो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं क्राइस्ट पैगंबर, और वो गांव वाले भी यही करते हैं कि अब आप हमारे वो हो, हाँ मैसेंजर टाइप, दुख दर्द दूर करो, क्योंकि उसने कहा ना कि भाई इटर्निटी को दिखाया ना मैं इसमें पूरा अलग, जीवन जीऊंगी, मेरा कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन लोगों के दुख सुख को बांटूंगी, कम करूंगी, तो एक मैसेंजर ऑफ गॉड जैसे। और इसमें जो से हर एपिसोड में ना 2-2 कोट भी आता है, वो कोट ही अपने आप में बहुत कुछ कहते थे। हाँ, लिखे हुए सब में
वो कोट भी अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। नहीं नहीं, जो समझ में आया वो ठीक है, जो नहीं देखने वालों को पता चले। नहीं, बहुत कुछ तो एक्सप्लेन ही कर दिया आपने। जो चीजें समझ मतलब पहले तो लिखा है अगर उसमें, तो मैं सोचती हूँ क्या उसने कितना सोचा होगा लिखने के लिए। डायरेक्शन तो बाद की बात हाँ, मल्टी सिंबॉलिक काम है। ये लाना कि रूह है और जो सच में इंसान है वो एक साथ रह रहे हैं, एक ही सबको देख भी रहे हैं, सबको रियलाइज भी हो रहा है कि उन पे बोझ है। तो ये सोच के लिखना ही बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। जो समझ में नहीं है वो मुझे कुछ सीन ही थे, जैसे वो तीसरी शादी पे क्यों मेहताब से मिलना चाहते हैं, पहली बार में क्यों नहीं मिल लिया। तो ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, तो वो तो जो राइटर है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। और बाकी वही जो अपनी पास्ट लाइफ के इमोशंस हैं वो सारे एक एपिसोड में आके क्लियर होते हैं। जो लास्ट एपिसोड है वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो जब आका जो है वो जब जा रहा होता है तो वो गिर जाता है, तो उसे जब उठाता है तो उसका जो जवान वाला वर्जन है वो उसे हाथ देता है। हाँ, वो तो अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो हमारी लास्ट के सफर में हमको अपना पूरा जीवन याद आता है। तो उसमें वो दिखाता है पहले उसने क्या काम किया, वो जोकर बना, वो कंस्ट्रक्शन में गया, वो सारी जर्नी जो है उसको दिखती है, क्योंकि अब उसे पता है कि ये उसका एंड है। हम बात भी करते हैं कि मृत्यु शैया पर कोई हो तो उसे दिखता है अपना हाँ, तो पूरा वो जो इस कहानी की जो थीम है ना, बरज़क, वो बरज़क क्षण है। मतलब वो रिवाइवल रिसरेक्शन वाला जो क्षण है कि भाई पूरी पुनर्जन्म नहीं हुआ लेकिन पुनर्जन्म से पहले वाला क्षण। उसको अपने सारे वर्जन में पूरी जर्नी याद आती है। और फिर वही कि जो गोल्ड का हार वो लाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। वैल्यू जो है वो प्रेम की है, तो बदनों वाले हार से भी पॉसिबल है। और ये जो कॉन्वर्सेशन है इसका बेटी का और मैं जो परी आती है उसका, वो भी अच्छा है कि अगर हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में चले जाते हैं तो वहाँ पे सुख, वहाँ पे आपको दुनिया वो माया दुख ये इफेक्ट नहीं करती, बट वो चुनती है कि मैं ये सब चीजें रियलाइज भी करूंगी और लोगों को भी हेल्प कर सकती हूँ तो करूंगी। तो वो मना करती है कि अभी मुझे उस तरफ नहीं जाना है, वो जर्नी लेके जाना है कि लास्ट तक आते आते उस चीज पर पहुंच जाए। तो ये एक मैसेज है, इसका भी रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये मैसेजेस अच्छे लगते हैं। आपने देखा था? नहीं जी। इटर्निटी में बात हुई है ना इसमें, जो उसके रूह बाद होती है वो तो खत्म ही नहीं होती है, इटर्निटी की बात हो रही है यहाँ पे। आप लोगों ने अनिमेश जी ने और बहुत अच्छी मेहनत की है। वो भी सीन अच्छा है, वो बच्चा उनसे कहता है कि मुझे आंसर चाहिए। हाँ, उन सबसे और वो जो सब दिखाया है देख वो रहे अच्छा होते कि- बहुत अच्छा है। अगर इसको प्रॉपर वो दिखाते हैं देखते हैं ना तो बहुत पूरा चीजें जब वो समझ में आ बच्चा जाती गर्भ में ये है तब पूरा से लेके फिलोसॉफिकल शो है पूरा। ये डेथ आफ्टर लाइफ पूरा है ही इसी तरीके से। ये लाइफ एंड डेथ के बीच में जो अपनी खुद की जिंदगी है ना, अपन भी एक बजट में जीना लाइफ और अपन ने वो एक स्टोरी पढ़ी थी ना बीच में कहीं। हाँ, हाँ। शब्द की यात्रा के रूप में इसको बताना चाहेंगे। अनिमेश जी ने कहा कि अगली मीटिंग हम बरसत पे रखें। मैंने ये शब्द सुना नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आया कौन सा क्या देखें। मैंने कहा दोबारा क्या पूछेंगे। मैंने गूगल से कहा कि द वीडियो द ड्रामा बैंड ऑन इन पाकिस्तान, तो उसने कोई वीडियो का रेफरेंस दे दिया, वो मैंने सुना। दूसरे दिन इनका लिंक आया अनिमेश, उसमें नाम लिखा हुआ था बर्गर। वो लिंक पे मैंने ये बोला कि तो फिर मैंने कहा ये तो सर्दी अपने को मालूम ही नहीं, सुना ही नहीं। नॉर्मली हम अपने ग्रुप में कहानी पर चर्चा करते समय पहले पूरी कहानी को बात करते हैं, फिर हम उसके टाइटल सिग्निफिकेंस ये टाइटल। इस बार मेरे सामने चैलेंज ये आ गया कि सबसे टाइटल तो समझो, टाइटल क्या इसका मीनिंग तो समझ में आएगा। हाँ, तो इसलिए बर्गर को मैंने उसके बारे में मैंने जानना शुरू किया। तो जैसे फिर सबसे पहले मैं अनिमेश जी से पूछा, मैंने कहा इनका मतलब तो बताओ।
एक बाउंड्री बिटवीन रियल एंड नॉर्मल बात पढ़नी नहीं, और उसमें सब मुझे मालूम पड़ा कि ये इस्लामिक थियोलॉजी का एक वर्ड है, और जिसका मतलब ये है कि डेथ के बाद बॉडी कब्र में रहती है और रूह उसकी बरज़ख में, और बरज़ख में आने का मतलब ये है कि न तो वो कब्र में जा सकती है, न वो रियल वर्ल्ड में जा सकती है। वो केवल डे ऑफ जजमेंट पर बॉडी में जाकर वो फैसले के लिए अल्लाह के सामने जाए, और उस दिन उसका फैसला होगा कि उसे जन्नत मिलेगी या जहन्नम। ये बरज़ख का पूरा उसका मीनिंग है। और इस्लामिक थियोलॉजी का एक और ब्रांच है जिसका नाम है एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी का मतलब होता है अंत शास्त्र, यानी हर धर्म में, चाहे वो मुस्लिम इस्लामिक धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, हर धर्म में एक बात की अवधारणा है कि ये सृष्टि का उदय कैसे हुआ, इस पे जीवन कैसे आया और इसका अंत कैसे होगा। तो ये इस्लामिक एस्केटोलॉजी का पार्ट है बरज़ख। और जो अपन मैंने पिरामिड पे भी बात की कि भाई पाकिस्तान में क्यों बैन हुआ, तो इनका बैन ही है कि जो बैन हुआ बैन हुआ। वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। ये सारी ये चीज है इनमें धार्मिक जो लोगों ने इसको सोच लिया है। फिर इस पे विचार किया, तो फिर वो जो वीडियो सृष्टि का जो वीडियो भेजा आपने, उसने इस बात पे विचार किया कि इसके अंदर दो सीन ऐसे हैं जिस पे के असर है। एक तो सबसे पहले वो फ्रूट खा के और उस लड़की के जो बाल फोड़ते हैं, वो कहने लगे कि बहुत ही मतलब लोगों को वो नागवान। दूसरा उसने कहा कि इसके अंदर एक होमोसेक्सुअलिटी का रेफरेंस, और वो जो फादर को देखता है ना, वो हाँ, इस चीज का बहुत ज्यादा वो बवाल है। रेफरेंस है, क्योंकि ये दो चीजें इसमें, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं हूं। ये दो कारण, ये कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में ऐसा करते वो इस तरह का है ही नहीं ना, अपने तो ये ज्यादा इंटेंस सीन अपने इंडिया में देख चुके हैं, बॉलीवुड में तो और देख चुके हैं ये सारी चीज। और इसमें होमोसेक्सुअलिटी का रेफरेंस होना भी कोई इसका कोई मेजर पार्ट नहीं, मतलब हटाया भी जा सकता है, इसका कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं। अब सवाल ये हुआ कि आखिर वेयर इज द प्रॉब्लम। इसको फिर समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स ड्रामा इतना क्यों हुआ, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक एस्केटोलॉजी अंतशास्त्र, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म प्लस पाकिस्तानी फोकलोर, वहाँ की जाति कथाएं और पोइट्री, इनका सबका मिला के, इन सब को मिला के उसने ये क्रिएट किया। तो इसलिए इसको समझना तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक एक फ्रेम को समझना तो और भी बड़ा चैलेंज। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई मैं इस प्रश्न के उत्तर में करूंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो इस्लाम के प्रवर्तकों को, मानने वालों को नागवार देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिक एस्केटोलॉजी और थियोलॉजी में लाइफ इज ए स्ट्रेट लाइन, लाइफ इज ए स्ट्रेट लाइन, देयर इज अ बर्थ, there is a birth, there is a growth, life, then there is a death, then there is a barzakh, then there is a final day of judgment. Line is complete. वो शेर है कि बेरहम जमाना सताता है मुझे किस लिए,
घर पे लोग हैं जहाँ पर घर पे गोयम नहीं हुए, मेरा दोबारा रीबर्थ नहीं हुआ। मैंने ये बात अपनी जानकारी से कही, क्योंकि ये बिलोंग करती है कि इस्लाम में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जीवन एक स्ट्रेट लाइन है, और हिंदू माइथोलॉजी में जीवन एक चक्र है। हिंदू माइथोलॉजी में जीवन एक चक्र है, साइकिल है। और इस सीरियल में आपने अगर ध्यान दिया है तो संसार वर्ड का यूज है। संसारा मतलब संसार है। हाँ। तो संसारा या संसार का मतलब ही साइक्लिक होता है। इस बात पे बहुत गहरा है, क्योंकि इस्लाम इसको कभी माने नहीं, इसको नहीं मान सकते, रीबर्थ को नहीं मान सकते। और ये लाइफ साइक्लिक है, ये नहीं। और इसलिए मेरे ख्याल में सुदीप्ति ने अपने वीडियो में, आपने देखा वो वीडियो, उसने इस बात को दरकिनार कर दिया। उसने कहा कि जो आर्टिस्टिक क्रिएशन होते हैं उनको धर्म की संकीर्ण दृष्टि से नहीं देख सकते। बात सुनने में अच्छी लगती है। और जब कुछ नहीं होता है ना, जब धर्म को बीच में डाल देते हैं और उससे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और हमारे उस्ताद निजाम साहब को ये कहना है, जैसे उन्होंने अपने लिए कहा है कि मैंने मजहब को अदब की तरफ पढ़ा है और अदब को मजहब माना। मजहब को समझना कोई संकीर्ण दृष्टि नहीं। मजहब को समझने से भी मुख्य बात यह है कि हमारा जीवन इस समझ से ज्यादा समृद्ध हो, और अगर उसमें मदद की दृष्टि भी अगर अपन समझ पाए तो वो समृद्ध हो सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा ऐतराज ये है कि एक सेक्रिलेज, मतलब ये एक मतलब धर्म विरुद्ध बात है कि आप जीवन को सक्रिय हो। आपने जो कहा आपका वो सिंबल है, सांप के मुंह में सांप की दुम जा रही है। सांप के मुंह में सांप की दुम जा रही है, मतलब लाइफ इज साइक्लिक, और इसके अंदर बार बार सांप को दिखाएगा। दूसरा साइक्लिक एग्जाम्पल ये है कि जो पेड़ है वो पेड़ जीवन का पेड़, और वो उसमें पतझड़ आता है और उसको फिर वापस ब्लूम करता है। अगेन दिस इज साइक्लिक। तो वो जो लो वेयर लैंड का जो प्रतीक सिंबल है पेड़ और उसके चारों तरफ, यानी लोगों ने इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका आर्टिस्ट का उद्देश्य ये बताना है, नहीं, लेकिन लोगों ने ये कहा कि ये ड्रामा सीरियल इस्लामिक रिलीजन को गलत तरीके से पेश कर, और ये बात सही। वो साइक्लिक ला रहा है, साइक्लिक हो नहीं सकता इस्लाम में, रीबर्थ हो नहीं सकता। सवाल दूसरा, इस्लाम के अंदर परियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में हुर्रियत होती है, इस्लाम में बहुत हुर्रियत मिलती है अगर आपने अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन किया। उनके यहाँ परियों को, अच्छा वो परियां भी है और वो आपके लाइफ में विजिटेशन जिसको बोलो, वो आपके आ रही है, बात कर रही है, आत्मा है, वापिस जा रही है। इट इज अनएक्सेप्टेबल, इट इज सैक्रिलेज। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी से, क्योंकि बारगत तो एक ऐसी कैद है जहां से तो सिर्फ डे और जजमेंट के अलावा वो बात निकल ही नहीं सकती, असंभव। एक शायर ने कहा है कि
हमें दोजख में जन्नत पता होगी, हमें दोजख पता होगा, बस इतनी सी बात के लिए मैंसर बपा होगा। तो लेकिन वो एक खैर तो कह सकता है कि ये इतनी सी बात है, लेकिन जो रिलीजियस अथॉरिटीज है उनके लिए डे ऑफ जजमेंट फाइनल, क्योंकि डे ऑफ जजमेंट में ही अच्छा उसके बाद में आपको जन्म मिल गया, दोजख मिल गई या आपको जन्नत मिल गई, अब बस यू आर इटर्नली यू आर देयर। क्यों कि वो सीधी लाइन है, वो खत्म हो गई। अब जब दूसरी जिंदगी शुरू हो रही है वो एक नई लाइन, वो साइक्लिक नहीं, इट इज न्यू लाइन। तो जितना इस बर्थ की जो स्मृति थोड़ा सा मैं अलग जाकर आपको ये बात कहूँगा कि अनलेस वी अंडरस्टैंड इस्लामिक थियोलॉजी एंड इस्लामिक एस्केटोलॉजी, और अल्टीमेट आप जो बहुत ध्यान से देखने वाले हो, इसमें एस्केटोलॉजी किताब भी लिखाई हुई है उसके घर में, जबर के घर में वो किताब भी लिखी हुई एस्केटोलॉजी। और एस्केटोलॉजी का मतलब होता है अंतशास्त्र, और अंतशास्त्र जो है इस्लाम में अंतशास्त्र है क़यामत, और क़यामत के बाद डे ऑफ जजमेंट, जन्नत और जन्नत, ये एस्केटोलॉजी। इसे अपने यहाँ जरूर पुराना है, अपने यहाँ जरूर पुराना, अपने यहाँ जरूर पुराना, और अपने यहाँ और भी पुराना में, लेकिन अपने यहाँ तो ये यहाँ तक संभावना है कि आदमी उस क्रिएटर के साथ मिल जाए, हाँ मोक्ष, या उसका पुनर्जन्म हो जाए, या वो अपनी लाइफ में हम ब्रह्मांड में हो जाए। हम तो इस प्रकार की अवधारणाओं को हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे हम किसी भी धर्म या जाति का हों, लेकिन हम इन बातों को एक जीवन को समृद्ध करने की दृष्टि से समझने की चेष्टा करें, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं। पाकिस्तान में अगर ये बैन हुआ है तो ये इस कारण से हुआ है कि इस ड्रामा सीरियल ने निश्चित रूप से धार्मिक मान्यताओं को खराब किया, क्योंकि वो फिर पोइट्री कॉन्सेप्ट नाम आ गया। पोइट्री कॉन्सेप्ट है फुटलोर से चमन, चमन का इस्लामिक थियोलॉजी में कोई उल्लेख नहीं। अर्दन एक वाटिका है जहाँ से बाबा आजम को वहां से निकाला गया, निकलना खुद से सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर थे। तो खुद जो है वो एक वाटिका है, अदर वाटिका। चमन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, वो सूफी रुबाइया में मिलता है। रूमी की रुबाई, देयर इज अ गार्डन बियॉन्ड गुड एंड बैड, आई कैन मीट यू देयर। तो चमन वो जगह है जो कि इस डायरेक्टर ने और स्क्रिप्ट राइटर ने फोकलोर से कॉन्सेप्ट लेके, परियों का कॉन्सेप्ट लेकर, और चमन से, और अपने हिंदी में इसका इक्विवेलेंट है कुंज भी है। कुंज वो जगह है, it is a different kind of garden. Maybe वहाँ पर कोई पतझड़ आता ही नहीं, वहाँ पर आदमी हमेशा आजाद है, वो कहीं भी आ जा सकता है। बंधक तो एक कैद है, बंधक में आदमी कहीं नहीं जा सकता। चमन से आदमी कहीं भी आ जा सकता है, वो रियल वर्ल्ड में भी जा सकता है, वो रूहानी वर्ल्ड में भी जा सकता है। तो मतलब ही और शी इज फ्री। तो वो परियां चमन के हैं, और वो जो लॉस्ट डॉटर्स हैं वो चमन में गई हैं, परियां वो ले ली हैं, जहाँ उनकी इच्छा होती है वो मदद करना आ जाती है, बात भी करती है। यहाँ तक कि वो फवाद खान की बीवी उससे बात करती है, लीना, वो अपने बेटे को जो मदद भी करती है, मिलाने में भी सहायता करती है। तो
आखिर में मैं अपनी बात को समापन करते हुए ये कहूँगा कि इस पूरे सीरियल को जो 6 घंटे का है, इसको फ्रेम बाय फ्रेम समझने का दवा तो मेरा भी नहीं है लेकिन मेरी ये मान्यता है कि मदद की दृष्टि से किसी भी चीज को समझना कोई संकीर्ण दृष्टि का पर्याय नहीं। दूसरा ये है कि इस सीरियल को समझने के लिए हमें इस्लामिक थियोलॉजी और इस्लामिक एस्केटोलॉजी इन दोनों की गहरी पकड़ होने चाहिए और क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट उस दिन वो प्रवीण मपाना जी ने एक शब्द यूज किया था, महावाक्य। आप तो वो कितनी जगह नहीं याद हमारे महावाक्य। ये जो शायर और लेखक हैं ये महावाक्य के रूप में उनकी नॉलेज उनकी होती है। और जैसे गालिब का एक शेर है कि खींचे है मुझे ईमान, रोकते हैं मुझे ईमान, खींचे है मुझे कुफ्र, पीछे है मेरे काबा, कलीसा मेरे आगे। कलीसा का मतलब क्रिश्चियनिटी है और इस्लामिक थियोलॉजी की वैल्यू है वो ईमान है। और क्रिश्चियनिटी की जो वैल्यू है वो है सिन, दैट आई एम ए सिनर। और वो जो फादर जो गॉड है वो नहीं, बल्कि फादर का जो लड़का है जीसस क्राइस्ट। तो एक्चुअली गालिब ने बताया कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों मिलती थे, मैं उनके बिल्कुल था। इस्लाम मेरे पीछे मेरे साथ निकल क्रिश्चियनिटी आ गई दोनों। और इनकी अगर आप बहुत ज्यादा काम है क्रिश्चियनिटी इस्लाम बिट माइनर डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल कि इस्लाम में अल्लाह है और उनका पैगंबर मोहम्मद, और क्रिश्चियनिटी में गॉड है और उनका लड़का है जो ईसा है। और इसमें वो रिजरेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो डे ऑफ जजमेंट है वो रिजरेक्शन ऑफ ईसा मसीह से जुड़ा, रिजरेक्शन ऑफ ईसा मसीह से जुड़ा। तो इन लोगों ने ये सीरियल बनाते समय इन सब चीजों को आत्मसात किया, बहुत इनको गहराई से समझ और एक सामान्य जीवन की सामान्य जीवन की प्रेम कहानी से जोड़कर आखिर में आपका वर्ड है रिडेम्पशन, वो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान होगा कि जफर खान जब आखिर में जाता है पहाड़ पे, और वो लास्ट सीन में सॉरी बोल के उसको गायब हो जाता है। ये मतलब गिर रहा पार्ट गिर रहा स्टोरी का भी कांसेप्ट है। और उसका मतलब है कि नाउ उससे माफी मांगना सीखिए, सॉरी का कॉन्सेप्ट ये जो माफी मांगना सीख लेना, मांगना भी बहुत बड़ा विषय है, माफ करना भी माफी मांग लेना मांगना सीख लेना बहुत बड़ी नियामत। मतलब सॉरी भी नहीं बोल पाता कोई भी किसी को इसमें। तो वो एक्चुअली वो उसका मोक्ष है, वो उसका मोक्ष वो फ्री हो गया। और उसके नेक्स्ट सीन में वो एक युवा डाकू और युवा में था, जहाँ स्टार्ट हुआ वहीं से वापस काम मिल रहे वो चमन में
Saman yani the land of their country, where everybody is young, nobody gets old. और वहाँ पर वो आखिरी वाक्य मेहताब करके आए, बाहर आ वो उसी पेड़ पर रखे हुए है, इसमें पकड़ है अभी, लेकिन वो कह रही है कि अब बाहर बाहर आ। आ रही है। यानी वो ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि लाइफ इज साइकिल। यहाँ पे वो हारिस भी यूज करता है कि रू जो है एक है ना एनर्जी बॉल है वहाँ चली गई है, हाँ। वो बच्चा भी बोलता है। अरे इसमें इतने ज्यादा क्या रे, इटर्निटी की इतनी बातें हुई है ना वो समझ ही नहीं सकते। आपने जो बातें कही ना, निर्देशक का मैंने एक इंटरव्यू देखा है, इस्लामिक वाला एंगल आपका थोड़ा सा हम हल्का कर देते हैं और हम पर्शियन माइथोलॉजी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उसका मूल आधार पर्शियन पर ज्यादा टिका हो निर्देशक, तो वो बार बार शुमाल की जानिब जो नॉर्थ की जो बात है ना, वो पर्शियन अवधारणा से ज्यादा जुड़ा हुआ है कि 12,000 वर्ष पूर्व जो आर्यंस की उत्पत्ति हुई थी और आर्यंस नॉर्थ से आए थे और नोबल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, एक अवधारणा में से अवधारणा। और जो आपकी जो बातें हैं ना साइक्लिक, और आर्यंस से क्या निकला है, ज़ोरास्ट्रियम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म सब आगे से फैला हुआ है। तो ये इन तीनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण है। इस्लाम का कुछ लेना देना ही नहीं है इसके अंदर, हल्का सा पुट होगा तो होगा। जैसा उसकी सोच बता रहा हूँ, वो पर्शियन माइथोलॉजी को बार बार कोट कर रहा है, क्योंकि बार बार शुमाल की जानिब नॉर्थ की बात बार बार हो रही है, पूरी कहानी में नॉर्थ की बात हो रही है। इसका मतलब इसमें कल्चरल ज्यादा है, धार्मिक कम। माइथोलॉजी को माइथोलॉजी, लेकर हाँ, क्योंकि नॉर्थ की बात पूरी बस उन्होंने इस क्या कहानी किया, में आप मुझे एक जो बात ये बताइए। अरबी वर्ड है ना बर्ज़ख, जो ये टाइटल ही ले है ना, इससे सारी इसमें मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये एक तो भाई स्पष्ट हो गया कि जो कहानी है या जो इसके ये मल्टी सिंबॉलिक कहानी है। ये इसमें एक सिंबल नहीं है, बहुत सारा सिंबल है। लेकिन जो इसमें जो कहानी का जो शीर्षक है वो किस बात को डिनोट कर रहा है, किस बात को बता रहा है, या कि जो उस शीर्षक से क्या कहना चाहता है उसका निर्देशक या जो कहानी का क्या कहना चाहता है, मेरे को जो ये मैं जानना चाहता हूं। वो ये है कि वो ये कहना चाहता है कि ये जीवन जो आपका शुरुआत दौर से कि हमारी रूह इस धरती से जो ये इसका टाइम इसी से स्टार्ट होता है, हमारी रूह की दास्तान हमारी राइटर का कहने का ये मकसद है कि ये बरगद जो है ये लाइफ की बरगद है। हाँ, यही तो मैंने भी यही सोचा ये कि अपने ना खुद लाइफ और डेथ के बीच में अटके हुए हैं। लाइफ और डेथ के अपन बीच खुद ही में ऐसे जो अवधारणा है, उसकी ये लाइन शुरू में भी अंत में भी है, में दोनों जब चांद खून से निकलेगा उस पल में हमें जाहिर और गैप का मिलन हो जाए। सही है, सही, देखा और अनदेखा का दृश्य लोक का, हमारी लरसती जमीन भी फना हो जाए। मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद कहीं हम पाक रूह की जो बात है, जो बच जाएगा उसकी मुक्ति संभव है। ये एक बरज़ख का सही अर्थ होता है। नहीं, मैं बरज़ख का अर्थ अपनी जगह पर है, मैं ये नहीं कर रहा। हाँ। जो यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से जो उपयोग किया गया है, मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि एक लड़की की गांव वालों ने हत्या कर दी, उसी तरह से कई और लड़कियों की हत्या कर दी जो किसी के प्रेम में थी या प्रेग्नेंट थी। तो वो सारी असंतुष्ट रूहें यहाँ लोगों को बेचैन परेशान कर रही है। तो इस कबीला बेचैन परेशान कबीले की मुक्ति तभी संभव है तब वो रूहें खुश होकर यहाँ से अलविदा या रुखसत कर जाएगी। एक लाइन में ये कहानी, वो बरगद स्टेज में है। हाँ। जहाँ पश्चाताप भी है, जब तक वो डिपेंड नहीं होगा ना, लेकिन बच्चा वो तब मुक्त तक हो वो नहीं पा रहे। नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो 5 और यहाँ एपिसोड पे तक तो यही सबसे चलता बड़ी है कि मुक्ति वो है ना, मुक्त नहीं सॉरी नहीं बोलने की वजह से या हाँ, मुक्ति ये नहीं हो अपना पा रही है। गिल्ट है ना, उस गिल्ट से बाहर इससे आना, कोई बाहर नहीं आ रहा है। वो मुक्ति हो जाती ना जब्बार आ रहा है, है। अपने गिल्ट के और अंदर वो भी एक क्या बुक हुआ में जो है ना ये भविष्यवाणी की भी है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये सब उसी को लेकर वो लास्ट पेजेस में उस पेजेस फाड़ देता है वो जब्बार शुरू हाँ। में जला देता है, इसीलिए लास्ट में ब्लैंक पेपर की जो है ना बारिश करते हैं पूरे
गांव के अंदर, वो और सब बोलती घर भी वाले है हाँ, कि शब्द तो बड़े पर जो नहीं लिखा था वो वो नहीं समझा, ब्लैंक पेपर्स को नहीं समझ पाए। वो दोनों भाई भी अपना जो गिल्ट है वो वो खत्म बाद करते में हैं लास्ट में जब वो खत्म करते हैं ना तभी वो इसमें सारा वो नवरोज और मेहरगान की बात है, ये भी पर्शियन में ये है। पश्चिम में होता है। वैसे नवरोज है ना, हाँ ईरान में और उधर भी बहुत मैं ज्यादा पर्शियन ही कह रहा हूँ ना, क्योंकि निर्देशक खुद कह रहा है कि पर्शियन से मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। और रूमी की जो पोइट्री डाली है, रूमी की सारी पर्शियन में ही है। इससे बातों से कोई एतराज नहीं है आपके, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है अलग अलग लिए। और क्योंकि ये एक इस्लामिक मेरा कंट्री जो में बात बना है ना, कहने का है उनकी कि इंडस्ट्री में, इसलिए वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं कर पाकिस्तान पाते। के मौलवियों ने अगर इसको किसी कारण पे मौलवियों ने बैन नहीं किया है, आपको किसने कहा? अपनी दुकान नहीं मौलवियों मैंने ने तो कहा ही बैन नहीं नहीं किया आपको। वहाँ पे ये रिक्वेस्ट की जा रही है बैन कर दिया जाए। मौलवियों ने कहा बैन किया, आप अलग चल डायमेंशन रहा है में। नॉर्मल ऑडियंस और सेलिब्रिटीज को सिर्फ इसलिए खराब लगा कि एक तो पहला सीन जो जो फरहान ने opening बताया, scene है। और कि एलजीबीटी का पाकिस्तानी ड्रामा में क्यों कल्चर सभ्यता खराब करे, सिर्फ वो मौलवी तो हमारा आए नहीं कल्चर पिक्चर क्यों में। खराब कर रहे हो ये चीज। हाँ मौलवी तो बस ये पिक्चर में दो नहीं बात आए। है। और वो आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा से उनको ऐड कर दिया उस सीन को कि ये तो उस जैसा है, ये इसलिए वो लोग ये कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ लेकिन है ये ही जो नहीं। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेट लाइन और संकल्पना है, ये और बार-बार इसके जो- बिना आप इसको रीबर्थ की जो बात कर रहे हैं ना, वो है ही नहीं इस्लाम में, इसीलिए भी वो इसको क्रिटिसाइज काफी कर रहे हैं। पर यहाँ रीबर्थ वो पुनर्जन्म नहीं है कि आपके अच्छा, यहाँ पे रीबर्थ का ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। सब अपने अपने गिल्ट में जो जी रहे हैं वो वापस बाहर कैसे आएंगे? जैसे बात है वो गिल्ट सब वाला है। सॉरी तो कोई बोल ही नहीं पा रहा है, कोई भी किसी को ये ना जब बेटे हम बोल पा रहे अपनी सारी ये चीजें छोड़ देते हैं, जो हमारे पाप है, पश्चाताप, इन सबसे ऊपर आ जाए, तो फिर वो एक स्टेज है जहाँ पे हम आ सकते हैं। वही मुक्ति है। हाँ। और वो चमन की परियां भी इसीलिए नहीं जाती, और वो कईयों को तो है ना डेथ भी नहीं होती है उन लड़कियों की जो लॉस्ट डॉटर है, उनको ऐसे बुलाते हैं। लास्ट में जब नंबर आ जाता है उसके बाद में भी वापस सीन दिखाते हैं, कुछ बेटियां वापस आ जाती है नंबर आने के बाद। जैसे मार्वल्स की मूवी कैसे चल रही है, ग्रीक माइथोलॉजी ऐड कर दिया है, एवेंजर्स और ये सारी, और उनके क्या होता है पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, पूरे नंबर खत्म हो गए उसके बाद एक सीन दिखाते हैं। तो उसी तरीके से लास्ट में कुछ बेटियां वो सब अपना उस पहाड़ पे सामान छोड़ के जाते हैं जब वो परियों को देखते हैं, अपनी एक अपनी बेटियों का, जिसको स्पोर्ट्स का बॉल का शौक होता है वो सब छोड़ के। तो कुछ 4-5 डॉटर्स जो है वापस आती है उसी जगह से जिस तरफ वो परियां चली जाती है, क्योंकि हो सकता है उनको सिर्फ रखा हो वो अभी लाइव हो इसलिए उनको भेज देते हैं, उसके बाद तो वो एंड हो जाता है। एक इसमें आप लोगों ने बताया कि ब्लैंक पेपर्स की बरसात होती है। वो यही कहना, शब्द जो लिखे हुए सबने उस पे तो ध्यान दिया, किताब में जो है कि वो लाल चांद की रात होगी और डेस्ट्रॉय होगा, लेकिन ब्लैंक खाली पेज थे वो समझ नहीं में, और सब वो सोचते हैं वहाँ उस ये तो ब्लैंक पेपर क्या क्या जो सिंबल यूज किया वो गया सब उसमें क्या सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारे बच्चे खुश है, वो पेपर को हाथ लगा के वो आसमान से आते हैं ना जब सारे। हाँ हाँ ब्लैंक पेज का तो है कि अपन जो लाइफ है ना अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। ये और अपने जिनकी पास बेटियां free will गई भी होती है ना वो सब दुखी है। होते हैं उसमें जो अपन चाहते हैं ना वैसे लिख सकते हैं। अपने पास जो फ्री विल है वो चीज है, जैसे ईश्वर तो चला रहा है अपने को, लेकिन अपने और पास है एक ना फ्री विल बिना है। शब्दों के भी उन सबको नहीं मतलब कि या तो ये है कि भाई जो शब्द लिखे हुए हैं हाँ। तो ट्रेडिशन हो गया, हाँ वो तो ट्रेडिशन वो तो ट्रेडिशन हो गया। ब्लैंक ये है कि वो कह रहे हैं कि आप ट्रेडिशन ही सब कुछ नहीं है, मतलब हाँ ट्रेडिशन ही सब कुछ सब क्या कुछ होता है नहीं है। सबकी बेट में ट्रेडिशन जब से भी चली परे जाती है, चीजें हो सकती परे चीजें है हो सकती और वो अच्छी चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आपने जो ये लिख दिया है कर दिया वो आपने जो ये बात उठाई है, फाइनल नहीं है। मतलब इस बुक ऑफ नोवेयर में इसमें ड्रामा एपिसोड शुरू होता है तब एक कोटेशन आता है बुक ऑफ नोवेयर के, और ड्रामा खत्म पर एक कोटेशन आता है। तो लास्ट जो एपिसोड नंबर 6 है उसका जो दूसरा कोटेशन है, यानी कि इस सीरीज का आखिरी कोटेशन, ये आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। इफ टाइम इज एवर लास्टिंग एंड एवर चेंजिंग, द रिटर्न वर्ड इज ऑल्सो एवर लास्टिंग। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, बट एवर चेंजिंग, एवर लास्टिंग है बट उसको बदला भी जा सकता है। लेट द वर्ड्स फ्लो फ्रीली थ्रू यू, हमसे निकल के उनको बहने दो। लेट देम ट्रांसफॉर्म यू एंड लेट देम बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय यू। आप जैसे कोई घटना ये जो हाँ। ये बुक जो है ना, ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने ना ईश्वर की तरह इस बुक को बताया कि ये बुक है ईश्वर जैसे अपने को चला रहा है।
वो जो खाली पन्ना है ना, उनको बताया अपनी भी एक फ्री हुई है। और क्या इन सब ये दोनों लॉस चीजें डॉटर जो एक साथ चली जाती है माउंटेन में, कभी कोई मैसेज नहीं आता, और जब वो बारिश होती है सब घर लोग अपने अपने हाथ में उठा के उसको लगता है कि मैसेज आया, हमारे बच्चे को ना लिखे हुए भी उनको लगता है वो वहाँ खुश है उस दुनिया में, जब वो पेपर को टच करते हैं और उस चीज को बताते हैं कि हमें मैसेज मिल गया, हमारे जो है बच्चे वहाँ पे खुश है। और इस पूरी कहानी को हमको कौन कह रही है? वो लड़की। उस लड़की के जो सरपेंट है, जो हाँ। साइकिल ऑफ लाइफ है, तो ये फिर वापस हमको पर्शियन अवधारणा की तरफ हमको ले जाता है, इस्लाम की तरफ नहीं ले जाता। सांप वाली ये जो बात है, ये अगर कहानी सांप है में ना, तो ये है ही नहीं ये है। कहानी में जगह लैंड्स ऑफ नोवेयर बताया हाँ है ना। ये बड़े समझने वाली बात है। मैंने Lands of शुरुआत Lands Nowhere। of Nowhere। हाँ, है ना? उसने क्लियर किया। हाँ, तो लैंड्स ऑफ नोवेयर मींस उसका अंग्रेजी दिया लिम्बो लैंड। ठीक है। लैंड्स ऑफ नोवेयर मींस ये है कि ये कहानी हम पर्टिकुलर किसी जगह की नहीं कह रहे हैं, कोई पूरे मानवता की कहानी कह रहे हैं, आई थिंक ये- हाँ, अब आप सही पकड़ रहे है ना। ह्यूमैनिटी का ही तो इसमें दिखाया इसका है। बहुत सारा जो कंसेप्ट है वो कविता की राइटिंग्स में भी मिलता है, यही सही। कबीरदास मतलब और इसके हर ड्रामा एपिसोड में 2 कोट आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं वो कोट। जैसे वो शुरू होता है तो वो ये सांप बीच उसके में आता है, है, एंड में भी नहीं, बीच में आता तीसरे है। एपिसोड में उसकी चमड़ी सड़ने हाँ, लगती है, और वो- यानी कि सांप अपनी कैचू से निकलना नहीं, चाहता है या छटपटाना है। तो सिंबॉलिक रूप से वो कई सारी चीजें कह रही है। आप जो कह रहे हो ना कि वो लैंड ऑफ नोवेयर में कुछ वेयर की बातें जोड़कर कुछ बड़ी बात कहना चाहते हैं, इतनी सी इसका बड़े अर्थ में ये बात निकलती है। ह्यूमन इमोशन से जोड़ के वो एक फिलोसॉफी वाला चीज डाल दी। कहानी तो फिलोसफिकली कहानी है ये। हाँ, जिस तरह से हमने मुझे तो इसका हर स्टेटमेंट ही फिलोसॉफिकल लगता है, जो डायलॉग है। और वो भी सेल्स में ना थोड़ा स्लो चलता है, इसीलिए सबको लगता है, लेकिन जैसे जैसे देखते हैं ना इंटरेस्ट आने लगता है इसमें। मतलब पहला एपिसोड तो मतलब महाकड़वी दवाई, मतलब वो जिन्होंने कहा ना 7 मिनट में नींद आ गई, मतलब महाकड़वी दवाई है। दूसरा एपिसोड थोड़ी कड़वी दवाई, वो 2 दवाई आपने डोज ले ली तो तीसरे में प्रवेश कर गया। देखता था देर को देर सो गया था। पहला तो महाकड़वी दवाई, पहला एपिसोड तो स्लो लगा मुझे। नहीं तो महाकड़वी से कड़वी में आ जाए। थोड़ा समझ में आ गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। धीरे धीरे जो चीजें जो पहले चलते वाला समझ में जाते हैं चलते जाते कि हैं वो तब पहले ये एपिसोड में क्या क्यों कह रहा है। माउंटेन बेबी के नाम से उसको तीसरे कहते से हैं। थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, फिर इतना कड़वा नहीं फिर लगेगा सब आपको। चीजें समझ में आने लगती है धीरे-धीरे। हाँ, सारी और चीजें इसका जो डॉट्स connection क्या है? कनेक्ट होने लग जाता है। इंटरेस्टिंग अच्छा, है बहुत। ये जो इसके अंदर कोई भी घटना होने के बाद जो पिंक धुआं निकल रहा है, हाँ। उसको आप किन अर्थों में देख रहे हैं? पिंक यानी कि एक तो लिबरेशन, लिबर्टी होता है, ये महिलाओं से जोड़ा गया है, और भी कोई अर्थ निकल रहे हैं इसके पिंक को लेकर? बार बार धुआं पिंक ही होता है हर जगह, मतलब पत्ते गिरेंगे या किसी को कोई झटका लगेगा ये कोई गायब हो जाएगा। हाँ, पिंक पिंक। ये क्या है? और उनसे उनसे जो पिंक हैप्पीनेस का सिंबल होता है। मुझे तो liberation- यहाँ पे क्योंकि liberation वो हो गया। सारी जो लड़कियां ही बार-बार वो pink हो गर्ल्स गया। ही रही ना, इसीलिए उस वो सिंबॉलिज्म इसीलिए से वो भी पिंक किया है। उससे मुझे यही समझता है। मुझे हर जगह थोड़ी थोड़ी देर में पिंक वो होता ही रहता है। वो चाह में भी दिखा वहाँ महिला को दिखा रहे हैं ना, इसीलिए क्योंकि वो लड़कियां हैं या उसकी माँ है, पत्नी है। अच्छा, फिर एक मुझे और जो वो उसके रूह भी सारी पिंक ड्रेस में हाँ, ही इसका दिखाते और हैं है कि इसीलिए। जैसे वो एक उसकी माँ को बना बना के आर्टिस्ट वो माँ नहीं होती, वो तो एक वहाँ पे क्या है, वो जो वो क्या मेकअप है? महल है ना, वो रिजॉर्ट है। वो एक कुछ ड्रॉ करने वाली है, लेकिन वो ब्लाइंड है, जो ड्रॉ करती है वो ना, क्या चक्कर है? वो जो भी रूह है ना, रोज को जो जिस गिल्ड में वो ड्राइंग बना के उस रूह में पहुंच जाए। जो लास्ट सीन होता है, जैसे वो उसकी मदर जो बेड पे होती है और डेथ हो रहा है, वो बेड बना हुआ होता है, और उसकी मदर जो है वो बाथ टब में उठ के बढ़ती है, तो वो बाथ टब की फोटो, वो जो रूह होती है वो साइड कुछ होता है, वो ड्रॉ करवाते होंगे। वो तो ब्लाइंड है। एक प्रश्न जो आपने उठाया था वो मेरे भी दिमाग में आया कि जो क्या नाम है, वो जो मेहताब बिल्कुल नहीं, नहीं जो है। मेहताब से जो प्यार करता है, वो पहली और दूसरी शादी होने के बाद उसका कैसे ख्याल आता है कि मेहताब से वापस, ये आप इस खुद से खोलिए। ये वो ये तो है कि वो तो क्या, जब अपने को दिखाते हैं तो यही चीज दिखाई हाँ, पर हाँ। उसी समय ये किसके क्यों दिमाग में आता है? 2 शादियां कर लेने के बाद वापस मेहताब को याद करता है। नहीं मेहताब मैं को उसका ये उत्तर नहीं है देता हूँ। कभी। नहीं भूलता तो नहीं है, लेकिन जो भी आगे का एक चीज ये
जो मैंने सोची थी कि क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है और वो कमा के आता है, जब तक तो लेकिन उधर फिर उधर। जो उसको गुस्सा है तो वो बहुत पैसा और कमाता है और वो मेहताब महल बनाता है नहीं और फिर यहाँ वहाँ पे वो रूहों को कैद देखो, करता है। हर एपिसोड में आगे पुरानी चीजें भी बताई है, तो कुछ समय बाद वापस आता है, तब जो छोटा भाई जो जब्बार होता है वो बच्चा ही होता है। हाँ, अब उसमें भी। वो एक उसके हाथ में बैग होता है, सूट में आता है, पूछता है कि भाई मेहताब का क्या हुआ, तब कहते हैं कि वो तो उसकी डेथ हो गई है, जो भी हुआ। तो उस समय वो हो सकता है अनमैरिड ही हो अपने, हाँ, उस वक्त अनमैरिड ही होती क्योंकि कई चीजें आपको एजम्पशन करनी पड़ती है, एज्यूम करनी पड़ती है, पर क्योंकि दिखाई है ना आगे उसमें। पीछे चल रहा है। है वो आगे जो उसका गुस्सा है ना, कैद करके रखना रूहों को, फिर मेहताब फिर महल बनाना। हाँ तो फिर तो इस पूरे जर्नी में शायद वो शादियां दो कर फिर लेता क्या है। है नहीं, पर मुझे जो ये जो आप लोगों ने जितना बताया, मैंने तो देखा नहीं है, पर जो भी बताया, जो मेरे को समझ में आता है सिंबल, क्यों देखिए कमा के आता है वो, है ना, तो उसके पास भौतिक सुख समृद्धि है, मतलब उसके पास भौतिक सत्ता है, तो शायद ही कहना चाहते हो कि जब तक आपके पास भौतिक सत्ता होती है, आप भौतिक आपको ज्यादा आकर्षित करती है, उन चीजों में ज्यादा मजा आता है, वो आनंदित करती है, और लेकिन धीरे धीरे आप सुकून की तरफ बढ़ते हैं, आप सुकून रियल चाहते हैं, तो वो प्यार में ही आपको सुकून मिल सकता है, जो सच्चा प्यार हो, तो इसलिए वापस उनको महताब की तरफ वो जाते। मैं जो समझ पाया हूँ शायद इसका ये अर्थ होना उसको चाहिए। लेट रियलाइजेशन हुआ हो या रिग्रेट उसका हाँ, लेट हाँ। हुआ हो, लेकिन अब उस इतने टाइम पीरियड में वो अपने में ही बिजी रहा हो। हाँ, तो जब तक उस पर वो हावी था भौतिकता, तब तक तो वो एक पहली शादी की, फिर से दूसरी शादी की, लेकिन जब बाद में उसमें सुकून की तलाश शुरू हुई, उस भौतिकता का जो असर कम हुआ, तब उसको लगा कि शायद ये भी लगा होगा कि मे भी मैं शादी कर लूं तो मैं उसे भूल पाऊंगा, हाँ, पर वो नहीं भूलता। नहीं भूल पाया। फिर सेकंड भी करता है तो वो उसी कंसेप्ट में रहता है कि हाँ। नहीं भूला जा रहा है। हाँ, ये शादी वाला तो क्या इतना नहीं दिखाया नहीं है, उसमें। लेकिन ये बताया तो ना आपने, हाँ, ये बिल्कुल चीज़। ये प्रश्न इसमें- मेरे भी दिमाग में ही। मैंने यही सोचा है, वो क्रूरता आ जाती है ना उसमें, हाँ, कि मैं रूल करूं, सब रूल रूहों को करूं। कैद करूं, तो वो मेहताब महल इसीलिए बनाता है। नहीं, फिर वो कई सारी बातें फिर हमको जोड़नी पड़ेगी। क्या एक प्रेम को पाने के लिए दूसरा प्रेम जो छूट गया उसको खरीदा जा सकता है क्या? तो वो एक शादी में एक दूसरा प्रेम खरीद रहा है, लेकिन पहले वाले को वो नहीं पा रहा है। हाँ, ये वापस दूसरा तीसरी शादी में हाँ, और खरीदा लेकिन नहीं पा रहा है वो अलग-अलग शब्दों में, जैसे इन्होंने अलग शब्दों में ऐसा भी कहा, है कि पैसों से ये चीज हम नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी यही लगा कि भाई भौतिक सत्ता से, भौतिक समृद्धि से आप प्रेम को या जो सच्चे सुकून, क्योंकि आपका वो लाने point के है लिए ना, वो जो पहला बेटा है सैफुल्ला, वो कोई काम नहीं करता है, तो उसका वही डायमेंशन दिया है कि नहीं काम करते हुए माँ की सेवा की, वो हर रिश्ते में ईमानदार रहा, जितना निभा सकता है निभाया, तो वो एक डायमेंशन बताया है उन्होंने। और एक इसमें जो विचित्र बात आई है, जो सामान्यतया जीवन में नहीं देखा जाता है, कि वो अपनी माँ को मार देता हाँ। है ना? दो सीन, एक तो है वो ना? जो अपने बच्चे को जबरदस्ती खिलाती है, वो भी बहुत ही हाँ, दर्दनाक वो- सा लगता है, और एक वो जो अपनी माँ को मार देता है। मतलब वो इतना परेशान है कि माँ को सेवा करते करते कि वो मार ही दे उसको। उसको मेन अपनी आइडेंटिटी के डर से हो, उसकी मदर को भी उसकी आइडेंटिटी का पता होता है, जहाँ जहाँ वो कबूतर पर यहाँ पर मुझे लगता है कि एक एंगल थोड़ा एक्सप्लोर किया जा सकता था कि जो शहरयार है वो साइकेट्रिस्ट है हम्म, और दोनों की लव मैरिज है। वो उससे पहले शायद स्टैंड अप कॉमिक करती थी, स्टैंड अप कॉमेडियन हाँ। लीना। लेना कर दी। तो मुझे लगता है कि बहुत ओपन रिलेशन रहा होगा, तो बीच में एक सीट कहीं डाल देते कि वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, या थोड़ा सा शहरयार का भी व्यू पॉइंट होता ना, क्योंकि उसने तो बताया कि मेरा क्या है अब इस दुनिया में, लेकिन शहरयार क्या सोच रहा है लीना के लिए ये हमको ढंग से बताया नहीं। जाने के बाद वाइफ की कमी महसूस कर रहा है, ये वो पॉइंट regret तो है। का, हाँ, कि मुझे मेरी लगता boss है थी और ये फिर भी मैं डायमेंशन नहीं थोड़ा हो पाई। बताना चाहिए था, क्योंकि सैफुल्ला का तो क्लियर है कि भाई वो बहुत लोनली रहा है और उसको एक चाह है एक जैसे सेम लिंक के लिए, ठीक है, वो बचपन का भी बताया, लेकिन उसका ट्रैक उस तरह से डेवलप नहीं है। मुझे लगता है एक दो सीन बताए जा सकते थोड़ा हैं। सा उसकी मैरिड लाइफ बता रहे, हाँ, मतलब सिर्फ क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रही हूँ इसीलिए मैं अपने बेटे के लिए क्रूर नहीं हो सकती, या मैं सुसाइड ही नहीं कर लूँ। जैसे बाकी सबका क्लियर है कि लंबरदार को मतलब एक बच्चे को लेके तो क्या होता है, छोटे बच्चे पे तो किसी को भी लव आ जाता है, हाँ। लेकिन वो जो मदर ही वो खाना खिलाने तो वाले इतना scene ऐसा है। लगता है ना, मन करता है इसको अंदर ना के अपन थप्पड़ लगा दूं। वो बहुत ही दिमाग खराब कर देने वाला सीन।
वो बच्चा होता है इतना, वो रो रहा है, मना कर रहा है, और वो कैसे मदर के मुंह पे भी वो वापस। नहीं, पर एक मैंने देखा है कि ये हर माइथोलॉजी में माँ को मारने का सीन आता है। अपने यहाँ भी आपको ध्यान में हो, परशुराम अपने माँ की हत्या कर देते हैं। ये आज तक मेरे गले नहीं उतरा है। ये सबसे ज्यादा वाहियात चीज लगी। बोली वो कितने बड़े साधु ब्रह्म ज्ञानी हो या जो भी हो, लेकिन उनकी बात मेरे गले नहीं उतरती है। कितना भी हो, अपनी माँ को मारना ये हर सभ्यता की एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। मतलब मैं ये समझता हूँ, कोई भी किसी भी धर्म में हो, किसी भी सभ्यता में हो, किसी भी संस्कृति में हो, जो माँ को मारने तक का वो कोई एक कहानी बनती है, वो कितना क्रूरता मतलब पूरी है। मतलब कि ये डायमेंशन है मतलब किसी भी संस्कृति का। लेना और जो सैफुल्लाह है, दोनों लॉनलीनेस के तो शिकार हैं। उसकी मदर भी होती है ना, वो हाँ। हस्बैंड छोड़ के चले जाता है जफर, जब वो इतनी लोनली हो जाती है अपने बेटे की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती, तो वो उसका जो और दिखाते बीमार हैं पड़ जाती। उसकी रूह के पास जो बोझ दिखाता है वो यही कि अपने बच्चे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाई। और सुसाइड करना एक तरह से मतलब वैलिड नहीं मानते, तो वो एक बोझ रह जाता। अच्छा, इसको लिखा भी निर्देशक नहीं, आप हाँ, कल खुद पूछ ने रहे थे। लिखा है, असीम ने लिखा है। मैं इसीलिए तो लिखने वाले से तो ज्यादा सोचती हूँ कि कितना सोचा होगा लिखने के लिए। और ये सीरीज और जो बनाते हैं इनके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग होता है, हर एपिसोड में ऑडियंस को कैसे कनेक्ट रखे हम। मूवी तो आपके 2.5 घंटा 3 घंटे में हो गई। दो पिक्चर हैं ये तुमने बिल्कुल मेरा नाम जो नहीं, वैसे ये जो पूरी सीरीज है, डिजाइन है, सब लोगों के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। नहीं, उसमें पहली बार में तो आप उन सबको भगा देते हैं जो धैर्य नहीं है जिनमें। नहीं, अपने ना कि पहला जो एपिसोड है बहुत कड़वी उसमें दवाई। तो बहुत मतलब कड़वी महाकड़वी दवाई बोल रहे हो। महाकड़वी। क्योंकि होता अमूमन ये है कि पहला एपिसोड हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसमें ताकि आप अंदर घुस जाओ। ये तो एंट्री को मना करता है कि नहीं, एंट्री नहीं करना है आपको, आप तो बाहर लो। नहीं, मुझे जो आपको मैंने कल भी कहा कि कुछ चीजें होती हैं निर्देशक अपने लिए बनाता, ये उसने अपने लिए बनाया कोई एक चीज। हाँ, मल्टी सिंबॉलिक है तो क्योंकि आप सब लोगों को जब टाइम मिले तो इसकी 2018 में जो चुड़ैल नाम की जो सीरीज आई थी, उसकी भी बहुत, लेकिन वो बिल्कुल इससे विपरीत है, इतनी इंटरेस्टिंग है। आप पहला 10 मिनट देखोगे आपको मन करेगा दूसरा तीसरा देखते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें तो वो बैन इसलिए हुई कि महिलाएं एक पर्दानशी होकर एक चुड़ैल नाम से संगठन बनाती है जो अन्य महिलाओं के केस लेती है जिनके ऊपर कोई चीटिंग कर रहा है उनका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या समाज में और कोई प्रॉब्लम है। तो ये क्या अपने आप में एक बोल्ड विषय है जो ड्रामे बनते हैं उससे, तो इसका तो वैलिड पॉइंट समझ में आया, लेकिन इसका अभी तक वैलिड पॉइंट बरज़क का अभी तक समझ में नहीं आया। आप चुड़ैल बोलो वो सीधे सीधे है। यहाँ तो वो बहुत सारी चीजों को उलझा दिया गया है, तो एक एक चीज को आपको खोलना पड़ेगा तब जाकर के वो। अच्छा, ये इसका निर्देशक ने अपने लिए बनाया। अब आप चुड़ैल देखोगे आपको मजा आएगा, आप वो भी बहुत अच्छा है। और इसकी जो लोकेशन है इसमें भी काफी अच्छी ली है। हाँ, कोई बताए पाकिस्तान और उसके बीच में कोई पाकिस्तान में इसकी लोकेशन और वो खई वाली लोकेशन मिलती जुलती है लगभग। बलूच का मेरे हिसाब से कोई इलाका है बलूच के आसपास। हाँ, क्योंकि वो हमारे ये पहाड़ों से मिलता जुलता है, वहाँ सर्दी खूब होती है। लेकिन बहुत गजब के सीन। हाँ, वो फोटोग्राफी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी। हाँ, वो देखा जाएगा। मतलब कोई पॉइंट ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे कमी निकाल सके। अपने क्वेश्चंस अपनी जगह कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे जब और अपने क्वेश्चंस बट डायरेक्शन बहुत अच्छा है। लोग याद है कि एक नया मिठाई की दुकान पे होता है कि रबड़ी है कहाँ 1 किलो रसगुल्ला का 1 किलो, गुलाब जामुन 1 किलो, 12 सब मिला पाव भर पाव पाव भर